हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आज हम अपना पहला चैप्टर डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बात सुनो यार। देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। अगर प्रॉब्लम को छोड़ के भाग गए तो प्रॉब्लम तो वही रह गई, लेकिन आपने खोया क्या? अपना टाइम खोया। ठीक है, इसलिए और टाइम कभी वापस नहीं आता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टाइम अनलिमिटेड है, तो कुछ टाइम बाद आपको लक्स कंफर्म हो जाएगा कि टाइम अनलिमिटेड नहीं है। इसीलिए जब भी प्रॉब्लम आए तो उस टाइम पे होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं कि छोड़ दो किसी काम को या भाग जाओ यहाँ से, ऐसा होता है। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आए उस टाइम पे उस काम को कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम छोड़ के अगर हट गए तो प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं पर है, प्रॉब्लम अपनी जगह पे है। और बस प्रॉब्लम दिक्कत क्या हुआ, आपने अपना टाइम भी लॉस कर दिया और आपको फिर से दूसरा टाइम निकाल के आपको क्या करना होगा, वो काम करना ही होगा। इससे अच्छा है उस जब प्रॉब्लम हो और काम हो तो काम को भी एक साथ में करते रहो। देखो यार, लाइफ है, अप्स डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, और जिसकी लाइफ में अप्स डाउन नहीं आते उसको क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। जो इंसान ने बनाया है, जो इंसान नहीं है, कभी भी इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता। देखो, इंसान और मशीन में एक ही कॉमन डिफरेंस, सॉरी, एक ही मेन डिफरेंस है, वो है थिंकिंग एबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज देख के, सोच के, समझ के कर सकते हैं। कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, अगर वो दूसरे कंट्री का भी है, तो उसको मारना है कि उसको छोड़ना है, ये हम सोच के कर सकते हैं। और दूसरे केस में मशीन को ऑर्डर क्या दिया जाता है कि अगर वो दूसरे कंट्री का है तो मार दो। वो क्या करेगा? ये नहीं देखेगा कि बच्चा है कि बड़ा है, वो देखेगा कि दूसरे कंट्री का है, मार देगा। तो हमेशा इंसान बन के रहो, मशीन बन के नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो चैप्टर क्या है? डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो, डायनेमिक का मतलब होता है कारण, डायनेमिक का मतलब होता है काज ऑफ मोशन। कोई भी मोशन हो रहा है उसके होने का कारण, काज ऑफ मोशन। देखो कांच कम, देखो जैसे कोई पार्टिकल है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर से आपने एक पत्थर नीचे फेंका, तो वो नीचे क्यों आता है? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। तो वो पत्थर के नीचे आने का कारण, पत्थर के नीचे आएगा तो मूव करेगा, मोशन करेगा। तो उसके मोशन का कारण क्या बना? ग्रेविटेशनल फोर्स बना। अगर कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ, तो मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपको क्लियर है। तो उसके अगर अगल बगल आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रख दो, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख दो, तो होता क्या है कि वो जो टुकड़े होते हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं। तो मैग्नेट चिपके तो क्या हुए? थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किए। डिस्टेंस ट्रेवल किए मतलब मोशन किए। तो मैग्नेट के मोशन का क्या कारण हुआ? मैग्नेटिक फोर्स हुआ। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे। कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के मूव करने का कारण क्या है। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम जाएंगे पुराने टाइम में कि जो कहाँ से मोशन है उसका स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें हम अरिस्टोटल की स्टोरी पढ़ेंगे, गैलीलियो की स्टोरी पढ़ेंगे। गैलीलियो का जो लॉ था वो फाउंडेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। हम जो अपना बुक पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका जो बेस रखा था वो किसने? गैलीलियो ने रखा था। देखो, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले क्या रखा जाता है? उसका बेसमेंट, बेस बनाया जाता है ना। वैसे ही न्यूटन का जितना भी लॉ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट गैलीलियो ने ही दिया था। देखो, न्यूटन ने अपने तीन लॉ दिए नेचर को समझने के लिए। लेकिन कोई भी जब लॉ दिया जाता है तो वो एक आदमी के वजह से नहीं दिया जाता, वो साल 200 साल, 400 साल की मेहनत के बाद दिया जाता है। और आपको इतना तो मालूम है ना, कोई इंसान 400 साल जी नहीं रह सकता। इसीलिए वो साइंटिस्ट क्या करते हैं? सिर्फ लैब पास करते हैं। आपने मैराथन देखी है? उसमें क्या होता है? चार लोग रन करते हैं अलग अलग लैब में, जो उसको क्या बोलते हैं? चार लैब। एक डंडी लिए रहते हैं, सब क्या करते हैं? एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरे वाले को पास कर देते हैं। वैसे ही साइंस में होता है। वो लोग क्या करते हैं? उनको मालूम होता है कि मेरे लाइफ टाइम में भी ये चीज मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं अगर यहाँ तक पहुंचा दूंगा तो कोई और हो आएगा जो मेरे बाद इस मेरी चीज को आगे तक ले जाएगा। देखो, इसीलिए न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको आज भी हम गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन आल्सो बोलते हैं। देखो, लॉ न्यूटन ने ओरिजिनल बताया, लेकिन उसमें भी गैलीलियो का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है,
इसीलिए साइंस में यही होता है यार, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ लैब पास करते हैं, जहाँ बस एक दूसरे को अपने लाइफ टाइम में जितना अपने अचीवमेंट, जितना एक्सपेरिमेंट किया, अपना एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट को दे देते हैं, कि वो उसी को देते हैं जिसको जानते हैं कि मेरे बाद ये इस स्टडी को फर्दर कर पाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, साइंस में इंक्रीमेंट होता है और अच्छी अच्छी चीजें बनती है और अच्छे अच्छे नेचर के लॉ समझे जाते हैं। ठीक है, जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जो हमने देखा था कि सन के अगल बगल क्यों प्लैनेट्स मूव करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इसको तो पहले क्या बोलते थे कि सूर्य, जैसे जो रिलीजियस बुक बोलती है कि सूर्य भगवान है और सब उनको चारों तरफ चक्कर, सभी ग्रह उनके चारों तरफ चक्कर करते हैं, उनके परिक्रमा करते हैं। और लेकिन जब साइंस की बात आई, साइंस जब एडवांस हो गया तो उसने क्या बोल दिया, उसी चीज को ग्रेविटी नाम दे दी। ठीक है, हम करते क्या है, नेचर में जो भी हो रहा है उसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, नेचर को हम बदल नहीं सकते, वो हो क्यों रहा है हम ये भी नहीं जान सकते, हम बस क्या करते हैं, जो हो रहा है उसको समझने के लिए कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अरिस्टोटल के टाइम का। ठीक है, हमने पहले ये देख लिया। एक बात बताओ कि कोई अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है या नहीं। जैसे कोई एक बॉडी है, ये सब उसको लोग, ये बॉल है, ये हमने बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिराया। ठीक है, तो उसको ऊपर से नीचे गिरने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है या नहीं। एक्सटर्नल फोर्स इस केस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बताओ इसको ऊपर से नीचे गिराने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है कि नहीं। हाँ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा। इसीलिए कोई बॉडी को मोशन में रखने के लिए, टू कीप a body in motion, some external force is required, some external force is always required। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जी जो मोशन और बॉडी का डायनेमिक का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल से। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, लड़ाई जब होती थी तो तीर कमान ही मेन हथियार था। अब उस टाइम पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी था नहीं। ये बात हो रही है 300-400 बीसी के टाइम के। उस टाइम पे तीर कमान से युद्ध होता था। तो अरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर थे, इन्होंने कहा कि कोई भी तीर जब हम छोड़ते हैं तो वो आगे ही क्यों जाता है। तो इन्होंने उसका रीजन ये समझाया कि जो तीर के पीछे का हवा होता है वो तीर को आगे की तरफ पुश करता है, वो तीर को क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है, इसीलिए तीर आगे की तरफ जाता है। ठीक है, ये सब कहानी है यार, देखो लिखना है लिख लो। गैलीलियो लॉ, सॉरी, अरिस्टोटल, ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल, ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल, नाम बड़ा, अरिस्टोटल। देखो यार ये सब पुरानी कहानी है, सुनने में अच्छी लगती है। देखो छोटी सी कहानी है, लेकिन यही सब जो थे इन्होंने ही शुरुआत की थी इस फिजिक्स की इस ब्रांच का, डायनेमिक्स की इस ब्रांच का, मैकेनिक्स की इस ब्रांच का। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि टू कीप अ बॉडी इन मोशन सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। जो हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की कि कोई बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, उसका शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्होंने कैसे समझाया, तीर कमान वाले एग्जाम्पल से समझाया। इन्होंने कहा कि तीर को आगे लाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, माने हवा जो पीछे से उसको ढकेल रही है, वो हमेशा रिक्वायर्ड है। इन्होंने कहा कि ये जो रूल है हर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पर फॉलो होगा। इन्होंने कहा टू कीप अ बॉडी मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और लेकिन अब बात करते हैं, ये हो गया इनके मेरिट का कि इन्होंने यही समझाया था। इन्होंने क्या बोला, तीर आगे जाएगा। इनका फॉल कहाँ पे हो गया, बात करते हैं इनके फॉल की। देखो तीर आगे जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा और क्यों रुक जाएगा, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि कोई चीज अगर आगे जा रही है तो वो हमेशा आगे जाती रहेगी, यही बोला। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार हम हम कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट वहां पे करेंगे जहां पे फ्रिक्शन अब्सेंट हो। देखो रियलिटी में क्या होता है, तीर हम छोड़ते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से
फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्स, जो मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तीर कुछ टाइम बाद रुक जाती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। एक इनके अनुसार क्या था कि हम ऐसी जगह में एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पे फ्रिक्शन ना हो। इनके इनके अनुसार वी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, a place where friction is absent, a place where friction is absent, ठीक है। तो यहीं पे इनका लॉ फॉलो हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जहां पे भी मोशन होगा, इज इफ मोशन इज देयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट, जहां मोशन होगा वहां पे फ्रिक्शन होता ही है। तो यहीं पे इनका लॉ फॉल हो गया। लेकिन फॉल होने से पहले इन्होंने कोई भी चीज आगे क्यों बढ़ती है इसके बारे में बात की। अब बात करते हैं गैलीलियो की, गैलीलियो ने क्या बात की, ठीक है। तो बात करते हैं गैलीलियो की लॉ की। गैलीलियो ने कहा कि कोई अगर बॉडी, किसकी बात कर रहे हैं हम? गैलीलियो लॉ की। इन्होंने क्या दिया, लॉ दिया था। लॉ देने से पहले इन्होंने कुछ पॉइंट समझाया था कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, पहला केस क्या है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है और कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ये जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ प्लेन, ठीक है, किसी एंगल पे झुका हुआ प्लेन, ठीक है। कोई उन्होंने बोला जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फिर उन्होंने बोला अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। आप जानते भी हो, अगर आप कांस्टेंट किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी पहाड़ी पर स्लोप पर चढ़ते हो तो कुछ दूर जाने के बाद आपको थकान महसूस होने लगती है, आपका स्पीड, जो आपका एक्सेलरेशन है वो कम होने लगता है, ठीक है। और इन्होंने एक और बात बोली, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है तो वो कुछ दूर चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। कुछ दूर चलेगा अपने एक्सेलरेशन की वजह से, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, आपको मालूम है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? देखो, अगर मोशन इस डायरेक्शन में होगा, वी विल सपोज कर लो ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। जो जिधर मोशन इधर हो रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ये मोशन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स का काम ही है जो चीज हो रहा है उसको रोकना, कोई चीज चल रहा है उसको रोकना है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। इन्होंने पहला केस में ये समझाया और दूसरे केस में एक और बात बोली, अगर फ्रिक्शन अब्सेंट हो, ठीक है। इन्होंने कहा अगर फ्रिक्शन अब्सेंट हो, अगर फ्रिक्शन अब्सेंट है तो अगर हम किसी बॉडी को डबल इंक्लाइन प्लेन, ये क्या है? डबल इंक्लाइन, दोनों तरफ से जब झुके हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डबल इंक्लाइन प्लेन। अगर फ्रिक्शन अब्सेंट है, अगर कोई डबल इंक्लाइन प्लेन पे सपोज करो ये सरफेस है, एच हाइट से अगर हम किसी बॉल को नीचे की तरफ गिराएं तो वो फर्दर एच हाइट तक पहुंच जाएगा। वो फर्दर कहाँ पहुंच जाएगा? एच हाइट पे पहुंच जाएगा। सिंपल है, इन्होंने बोला जब फ्रिक्शन अब्सेंट होगा तब ये केस वैलिड होगा। इन्होंने कहा अगर हम स्लोप को चेंज करे जाएं, स्लोप को क्या करें? चेंज करते जाएं। इस इधर वाले स्लोप को हमने वही रखा, इधर वाले स्लोप को क्या किया? थोड़ा सा कम कर दिया। स्लोप का मतलब होता है कितना जमीन से कितना कोई चीज उठा हुआ है। पहले देखो इतना उठा हुआ था, अब दूसरे केस में क्या है? कम उठा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा अगर हम सेम उसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से नीचे गिराएं तो वो फर्दर, अगर जब तक फ्रिक्शन अब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं है, तब तक वो एच हाइट पर ही पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ के केस में उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने स्लोप थोड़ा सा कम कर दिया था, ठीक है। इन्होंने और कहा कि अगर आप क्या करो, ये सरफेस है और ये, हाँ, ये बोला कि इधर वाला स्लोप तो वैसा ही रखो और दूसरे साइड का स्लोप आप एकदम जीरो कर दो। देखो ये सरफेस और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इन्होंने कहा ऐसे केस में जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो वो कंटिन्यूअस मोशन करता रहेगा, कंटिन्यूअस मोशन करता रहेगा, ठीक है। इन्होंने सिंपल से ये तीन चीज बात बोली। पहले क्या बताया? जब फ्रिक्शन अब्सेंट हो तो ऐसा होगा, और दूसरा क्या बोला? जब फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो ऐसा होगा, और जब फ्रिक्शन अब्सेंट हो तो ऐसे केस बनेंगे, ठीक है।
तो फिर इन्होंने क्या बोला कि जो रेस्ट या मोशन ऑफ ए पार्ट बॉडी है, देखो कोई बॉडी रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, यहाँ पे पहले रुकी हुई थी फिर मूव करने लगी, ठीक है। इन्होंने कहा जो किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, जब मोशन एक डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखो यूनिफॉर्म पूरा लिखो, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन of a body is इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिन दो चीज को हम तुलना कर सकते हैं। देखो एग्जांपल से समझो, सपोज कर लो ये एग्जांपल 1 है जिसमें ये बॉडी इस जमीन पे रुका हुआ है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 2, इसमें क्या है, ये बॉडी ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पहले केस में क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहर से लगने वाली जो फोर्स होती है वो 0 है, इस पे कोई फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है। वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे 0 है क्योंकि कोई चीज वर्क नहीं कर रही है इसलिए रुका हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 होगा कि नॉट 0 होगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जो बाहर से फोर्स लग रही हो, ठीक है, 0 होगा कि नॉट 0 होगा। इस केस में भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो v वेलोसिटी से आगे तो घूम रहा है लेकिन इस केस में फ्रिक्शन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो वेलोसिटी और फ्रिक्शन का जो नेट सम करोगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कोई बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑफ ए बॉडी इज इक्विवेलेंट का मतलब दोनों का कहने का मतलब एक ही है। कोई चीज रुकी हुई है तो उस केस में भी उस पर नेटवर्क डन 0 है। नेटवर्क डन का मतलब कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है उसको बोलते हैं नेट एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो क्या हो गया, इस केस में भी एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या था, 0 था, जिसकी वजह से ये रुका हुआ था। और दूसरे केस में क्या, v वेलोसिटी से घूम रहा है फिर भी इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि v भी वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, पीछे की डायरेक्शन में। इस बॉडी के ऊपर दो प्रकार की फोर्स लग रही है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और यह फोर्स से पीछे की तरफ अपोज भी कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से जब आप इनका सम करोगे तो सम देखो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर अलजेब्रा से ऐड किया जाता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में एक बात क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको पॉजिटिव मान लो, और ये यफ जो है वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको निगेटिव मानोगे। तो v माइनस यफ कितना आ गया, टोटल 0 आएगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जितनी स्पीड से ये आगे जाएगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखो अगर कोई बॉडी जितना तेज जमीन पर रोल करता है उस पर उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और कोई बॉडी अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो उस पर कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। फ्रिक्शन फोर्स की बात करो तो फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, जो ना खुद से खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप 10 मीटर पर सेकंड से आगे चलोगे तो ये पीछे का माइनस 10 मीटर पर सेकंड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। आप 20 मीटर पर सेकंड से आगे चलोगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। आपने पिछले क्लास 12 में और क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पे हमको कोई जानना है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि कोई बॉडी अगर वेलोसिटी से आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करेगा, जिसकी वजह से नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। कोई बॉडी अगर रुकी हुई है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो क्या होगा, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के तुलना करने के योग्य है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि दोनों में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसको आप पहले नोट कर लो ये सब यार। एक बात बताओ, ए नेट फोर्स is needed a net force is needed to keep a body in uniform motion। ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है, ए नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड
या नीडेड टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अ नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए नेट फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो किसी बॉडी को मूव करने के लिए आपको नेट फोर्स देना पड़ता है कि मेंटेन करना पड़ता है। कोई बॉडी है अगर उसको आपको कंटिन्यूअसली मूव कराना है तो आपको क्या करना होगा, उसको एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना होगा, जिसके लिए आपको वी जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो अगर किसी बॉडी को आप 5 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर पर सेकेंड से आगे ढकेल रहे हो ना, किसी बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड से आगे ढकेल रहे हो और फिर एक बार ढकेल के छोड़ दिए, तो होता क्या है, वो बॉडी कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। तो पहला स्टेटमेंट वही बोल रहा है, नेट फोर्स इज नीडेड, नेट फोर्स का जरूरत है तो कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। गलत स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए सिर्फ आपको फोर्स देना नहीं पड़ता, उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर है, आपने 11th में पढ़ा होगा। जब कांस्टेंट किसी या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन करने के लिए उसका जो हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा उसको हमको मेंटेन करना होगा, हमको उतना हर सेकंड पे उतना उसको देना होगा। हमको ये ऐसा नहीं करना होगा कि एक बार दे के फिर छोड़ दिया। हमको जैसे होता नहीं है, मैं किसी को पकड़ के एक बार धक्का देके छोड़ दूं तो वो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा। ये वाला केस हो गया जो कि गलत है। किसी बॉडी अगर उस दूसरे बंदे को मुझको मैं चाहूंगा कि वो लगातार घूमता रहे तो मैं क्या करूंगा, उसको पकड़ के उसके पीछे पीछे भागता रहूंगा, जिसकी मेरे वजह से मैं जो फोर्स उसके ऊपर लगाऊंगा वो फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। किसके लिए, उसके लिए, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाया इसीलिए क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से वो लगातार मूव करता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। किसी एक बॉडी को यूनिफॉर्म मूव कराने के लिए आपको जो आपने स्पीड दी है या वेलोसिटी दी है, जिसको हम नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट हम बात करें जो गैलीलियो ने अपने लॉ इनर्शिया की बात की थी, तो वो ऐसे की थी कि अगर एफ नेट, अरे प्रेम से बाहर, इफ एफ नेट ऑफ बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स का मतलब देखो ये कोई बॉडी है, इस पे मान लो 1 2 3 4 फोर्स लग रहा है। इन्होंने कहा इनका नेट का मतलब होता है सबका सम। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो है तो अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर मूव कर रहा होगा तो मूव करता रहेगा। इन्होंने सिंपल सा बोला, इफ एफ नेट ऑफ अ बॉडी इज जीरो देन अ बॉडी एट रेस्ट, देन अ बॉडी at rest continue to continue remains at rest continue remains at rest। और ये तो बात हो गई रेस्ट का। एंड बॉडी मूविंग विद कंटिन्यूअस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड बॉडी moving with constant velocity moves continuously ठीक है, इन्होंने सिंपल सा बोला जब किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। हमने पिछले एग्जांपल से देखा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है, किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्स। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो आगे v वेलोसिटी से घूम रही होगी, उल्टा बनाया था, चलो इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो जैसे हमने पहले बनाया था। आगे कैसे घूम रही होगी, आगे v वेलोसिटी से जा रही होगी, ये डायरेक्शन पीछे का हमने बनाया तो उसको फ्रिक्शन मान लो,
फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट वर्क कर रहा होगा। सपोज करो दो और ऊपर से फोर्स वर्क कर रहे हैं, जब इनका नेट सम वेक्टर सम आपको जानते हो ना, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे ए बी सी डी वेक्टर हैं, तो इनको आप कैसे ऐड करते हो, वेक्टर अलजेब्रा से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप इनमें ध्यान क्या रखते हो, इनका डायरेक्शन ध्यान रखते हो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक डायरेक्शन को निगेटिव मानते हो। तो जब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो हो जाए, तो उस केस पे अगर वो बॉडी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर वो बॉडी मूव कर रहा होगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसी स्टेट, इसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इन्होंने क्या बोला, इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। देखो कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो चाहेगा रुकना, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो हमेशा मूव करता रहेगा। कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो क्या चाहेगा कि मैं रुका हूं तो मैं चलना चाहूंगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो हमेशा रुका रहेगा। क्यों क्यों रुका रहेगा, क्योंकि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट क्या होगा, जीरो होगा। जब तक ये होगा तब तक वो बॉडी रुका है तो रुका रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई इस छोटे से लेक्चर्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे न्यूटन लॉ की। देखा है, यहाँ से फाउंडेशन बैठ गया किसका, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इनर्शिया सबसे पहले पढ़ते हैं। इनर्शिया का जो शुरुआत हुआ था वो गैलीलियो के द्वारा ही हुआ था, इन्होंने ही पहली बार इसकी बात की थी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।